नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बेलारूस और यूरोपियन यूनियन बॉर्डर क्राइसिस को स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस क्राइसिस को स्टडी करने से पहले हमें बेलारूस की जियोग्राफी को जानना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, बेलारूस यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, यानी चारों तरफ ये दूसरे कंट्रीज से घिरा हुआ है। इसके पास कोई सी एक्सेस नहीं है। बेलारूस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साउथ में यूक्रेन के साथ, वेस्ट में पोलैंड के साथ और नॉर्थ ईस्ट में यूरोप के दो और छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम लातविया और लिथुआनिया है। ये दोनों भी बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इसकी राजधानी मिन्स्क है, बेलारूस की राजधानी। और ये एक फॉर्मर सोवियत कॉलोनी था, मतलब ये यूएसएसआर का पार्ट था। है तो ये यूरोप का देश, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। मतलब जो 27 मेंबर ब्लॉक है जिसमें 27 देश है, उसका पार्ट नहीं है ये। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद रखिएगा कि बेलारूस नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट है। मतलब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो दोस्तों, जो अभी आप ये बॉर्डर क्राइसिस देख रहे हैं, ये एक टाइप का माइग्रेंट इन्फ्लक्स क्राइसिस है। मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेंट बेलारूस से जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया है, यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या में है और रोजाना आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अभी आप ये क्राइसिस देख रहे हैं, ये एकाएक शुरू नहीं हुई है। मतलब ये आज का परिणाम नहीं है, ये पीछे हुए कुछ घटनाओं का परिणाम है। मतलब पीछे कुछ ऐसे बड़ी घटना हुई है जिसके कारण ये माइग्रेंट क्राइसिस अभी आया है, और ये जो बॉर्डर क्राइसिस के रूप में है। तो हमें इस बॉर्डर क्राइसिस को समझने के लिए पीछे उन घटनाओं को भी देखना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, पहला इंसिडेंट 2020 का बेलारूसियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ये पहला मौका था जब बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते खराब होने शुरू हुए, रिश्तों में दरार आई। हुआ ये कि जो 2020 का बेलारूसियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें कुछ धांधली के आरोप लगे। जो बेलारूस के ऑपोजिशन मेंबर हैं, उन्होंने जो वहाँ के अभी करंट प्राइम प्रेसिडेंट है जिनका नाम अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, उनके ऊपर उन्होंने इलेक्शन मैनिपुलेशन के चार्जेस लगाए। जो ऑपोजिशन कैंडिडेट थी जिनका नाम सवियतलाना है, उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि लुकाशेंको ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाकर रिजल्ट को चेंज करवा दिया है और धोखे से ये इलेक्शन जीता है। उन लोगों ने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और फिर एक कमेटी बैठाई और कमेटी ने ये निर्णय लिया कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कमेटी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया। जैसी कमेटी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, बेलारूसियन अथॉरिटीज ने अपोजिशन के मेंबर को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब जैसी ये बात इंटरनेशनल लेवल पर आई कि बेलारूस में ऐसा कुछ हो गया है, वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट में धांधली हुई है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने निंदा की। मेनली वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए, यूके, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर कुछ सैंक्शन भी लगा दिए हैं। मतलब वहाँ की अथॉरिटीज के ऊपर ट्रैवल सैंक्शन लगा दिए। दूसरा मौका, दूसरा इंसिडेंट जो है वो प्रोटेस्ट का है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि वहाँ की ऑपोजिशन कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। वो प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये दूसरा कारण है जब यूरोप और बेलारूस के रिश्तों में दरार आई। ऐसा इसलिए हुआ कि जो बेलारूसियन अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फोर्स का यूज किया और लोगों को मारा पीटा, कई लोगों की जान भी गई। इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। मेनली ये प्रोटेस्ट वहाँ की राजधानी मिन्स्क में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स, एनजीओज, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सब ने हिस्सा लिया। सब ने मतलब इसको हर तरीके से पार्टिसिपेट किया। मतलब ऐसे मार्च निकाला, लिखा,
मतलब न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स लिखे, बहुत कुछ लिखा। तो ऐसे ही ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जिस तरीके से बेलारूसियन अथॉरिटीज़ ने, बेलारूस ने इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया, ब्रूटल फोर्स का यूज करके इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की खबरें आई। इसके चलते यूरोपियन यूनियन ने और सैंक्शन लगा दिए। दोस्तों तीसरा जो इंसिडेंट है वो बहुत ही फेमस है और आपने सुना भी होगा। बहुत ही विचित्र किस्सा था, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वह है कि ये घटना 23 मार्च 2021 की है, इसी साल की है। इस दिन एक जो फ्लाइट थी वो बेलारूस के एयर स्पेस से होकर गुजर रही थी। रायन एयर की फ्लाइट थी ये। रायन एयर की फ्लाइट जो है वो एथेंस से लिथुआनिया जा रही थी। मैंने आपको पीछे बताया कि लिथुआनिया बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर की तरफ है लिथुआनिया, नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपको एथेंस से जाना है ये लिथुआनिया, तो आपको बेलारूस से होकर जाना पड़ेगा। मतलब आप और भी कहीं से जा सकते हो, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट है। एथेंस यहाँ है नीचे की तरफ, इटली और टर्की के तरफ। तो ये फ्लाइट एथेंस से लिथुआनिया जा रही थी। उस टाइम ये जब गुजर रही थी बेलारूस के एयर स्पेस से, बेलारूसियन अथॉरिटीज़ ने मतलब फाइटर जेट भेजकर ज़बरदस्ती इस फ्लाइट को नीचे उतरवाया। मतलब मिन्स्क के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करवा दिया ज़बरदस्ती बाई फोर्स, ये कहकर कि इसके अंदर बॉम्ब है और कभी भी फट सकता है, जो कि बेलारूस के ऊपर उड़ रही है, तो बहुत खतरनाक है बेलारूस के लिए। लेकिन इस फ्लाइट को उतरवाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, जो कि वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने ये एक्ट करवाया था अपना पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए। क्यों? इसके अंदर एक बेलारूस के जो क्या कहते हैं कि जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट, वो ट्रेवल कर रहे थे। और वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको के खिलाफ वो बहुत ही क्रिटिकल थे। वो लुकाशेंको के खिलाफ बहुत लिखते रहते थे और वहाँ की अथॉरिटीज़ के बारे में, जो भी वहाँ गलत काम हो रहा है उसके बारे में वैसे एक्सपोज करते रहते थे गवर्नमेंट को। लेकिन वो थे नहीं बेलारूस में, वो किसी दूसरे कंट्री में रहते थे। तो दोस्तों क्या किया, उनको अरेस्ट करने के लिए वो प्लेन नीचे उतरवाया था। जैसे ही वो प्लेन नीचे उतरा, वो उन लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया, साथ में उनकी गर्लफ्रेंड को भी अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। इस इंसिडेंट के बाद बेलारूस की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की, इसकी कंडेम किया, इस इंसिडेंट को, इस घटना को बहुत ही गलत बताया। और फिर बहुत सारी कंट्रीज ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, और जो सबसे कड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया वो यूरोपियन यूनियन ने लगाया। दोस्तों बेलारूस के कुछ गिने चुने प्रोडक्ट हैं जो कि वो एक्सपोर्ट करता है, और मेनली वो यूरोपियन कंट्रीज में ही जाते हैं। उसके मेन एक्सपोर्ट जैसे कि फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट्स है, फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स, और पोटास है, और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है। ये तीन है मेन, और इन तीनों पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया। मतलब कि अब ये बेलारूस से एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकेंगे किसी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ही खतरनाक था। इसने मतलब अभी तक जो बेलारूस की इकोनॉमी है इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इस एक्ट को यूरोपियन यूनियन ने एक एयर पायरेसी बताया और बहुत निंदा की। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब चौथे इंसिडेंट को देखते हैं। दोस्तों चौथा इंसिडेंट मेनली इसने यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के रिश्तों को तो खराब किया ही, लेकिन हम पर्टिकुलरली कहें तो इसने पोलैंड और बेलारूस के रिश्ते को खराब कर दिया। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों ये इंसिडेंट टोक्यो ओलंपिक का है। हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक में एक बेलारूस की एथलीट थी, स्प्रिंटर थी, वो पार्टिसिपेट करने गई थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, एक वीडियो डाली, जो कि वहाँ की अथॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के कोच के लिए, जो कोच थे वहाँ बेलारूस के, उनके लिए क्रिटिकल था। और जब उन्होंने ये पोस्ट डाला तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उनके ऊपर कोई दबाव बनाया होगा। तो उन्होंने फिर मीडिया में ये कह दी कि उनको ज़बरदस्ती
बेलारूस रिपैट्रिएट किया जा रहा है, मतलब दोबारा उनको भेजा जा रहा है बेलारूस जबरदस्ती उनके विल के खिलाफ। और फिर उन्होंने ये इस घटना की शिकायत ओलंपिक कमेटी से कर दी। ओलंपिक कमेटी ने फिर इस इंसिडेंट को आड़े हाथों लिया और फिर मतलब जांच शुरू कर दी, और वहाँ की जो कोच थे उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। और फिर ये जो स्प्रिंटर है ये जापानीज पुलिस के प्रोटेक्शन में चली गई। जापानीज पुलिस के प्रोटेक्शन में रहने के कारण बेलारूसियन अथॉरिटीज कुछ कर नहीं पाई। और फिर बाद में कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि पोलैंड ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इस स्प्रिंटर को वीज़ा ग्रांट किया और फिर वहाँ पोलैंड में बुला लिया। टोक्यो ओलंपिक की घटना के बाद ही पोलैंड ने बेलारूस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बेलारूस जबरदस्ती माइग्रेंट्स को यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करवा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अब प्रेजेंट की घटना पर। दोस्तों ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है, अभी जो बॉर्डर क्राइसिस है, ये इसी साल गर्मियों में शुरू हुआ था, मतलब गर्मियों के शुरुआत में शुरू हुआ था। यूरोपियन यूनियन से बदला लेने के लिए बेलारूस ने जो आर्म्ड माइग्रेंट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर हैं, इनको यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करवाने लगा। जो लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड है, इनके अंदर ये आर्म्ड माइग्रेंट्स को, ड्रग ट्रैफिकर को, इनको ह्यूमन ट्रैफिकर को अंदर भिजवाने लगा, बॉर्डर में एंटर करवाने लगा। और ये काम बेलारूसियन अथॉरिटीज़ द्वारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया, मतलब एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया। जो इनके लिंक्स थे मिडिल ईस्ट में, जो अभी जितने भी कंट्रीज़ है दुनिया में जहाँ अभी वॉर चल रहा है, किसी टाइप का सिविल वॉर चल रहा है, या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा जो उनके एलाइज हैं वो लड़ रहे हैं, उन कंट्रीज से इन लोगों ने कॉन्टैक्ट्स बनाए और वहाँ से माइग्रेंट को बुलाने लगे। वहाँ के जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो काम है ये स्टेट कंट्रोल्ड टूरिस्ट एजेंसीज है वो कर रही हैं, उनको वो फ्री में या बहुत ही कम पैसे पे वीज़ा ग्रांट कर रही हैं और उनको बेलारूस में बुला रही हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं जैसे इराक, सीरिया है, और नॉर्दर्न अफ्रीका में, और अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज है जैसे कि जहां अरब स्प्रिंग चल रहे थे, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, और सूडान जैसे कंट्रीज हैं, और फिर इधर अपने इधर अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज से ये लोग माइग्रेंट्स को बुला रहे हैं और एंटर करवा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। और लेकिन पोलैंड ने इन सब बेलारूस ने इन सब खबरों से मना कर दिया, मतलब कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। और फिर यूरोपियन यूनियन ने और ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया और दूसरे सैंक्शन लगाए बेलारूस के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं कि जो बेलारूस ये काम कर रहा है ये माइग्रेंट्स को प्यादे के रूप में यूज कर रहा है, और इसे एक हाइब्रिड वॉर बताया यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कि बेलारूस सैंक्शन का बदला लेने के लिए ये माइग्रेंट्स को एज अ प्यादे की तरह यूज करके एक हाइब्रिड वॉर कर रहा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि हमने अभी पीछे देखा कि बेलारूस की जो इकोनॉमी है वो क्रिपलिंग स्टेट में है, एक्सपोर्ट है जो वो डिक्लाइन स्टेट में है, वहाँ अनरेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इंटरनल डिस्टरबेंस बना हुआ है। ऐसे में एक छोटी सी कंट्री इतना सस्टेन कैसे कर पा रही है, मतलब इस इतने बड़े ब्लॉक को कैसे मतलब वो हैंडल कर पा रही है और खड़ी है। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न है रसिया। मैंने आपको बताया था कि बेलारूस जो है वो फॉर्मर सोवियत कॉलोनी था, यानी ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रसिया का एक नेचुरल अलाई है। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट मिल रही है इसको हर तरीके से, इकोनॉमिक, मेंटली, मतलब वर्बली दूसरे फोरम पे सपोर्ट करना बेलारूस को, ये सब सपोर्ट रसिया से आ रही है इसको। रसिया इसका एक नेचुरल अलाई है, ऑल वेदर फ्रेंड है, जैसे हमारे यहाँ भी है पाकिस्तान और चाइना, मतलब ये दोनों अपनी दोस्ती की कस्में खाते हैं, वैसे ही ये दोनों भी हैं। ये जैसे पाकिस्तान और चाइना है वैसे ही बेलारूस और रसिया है। मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट है दोनों, जो पुतिन और ये लुकाशेंको, ये दोनों मित्र हैं, मतलब दिखता तो ऐसा ही है मीडिया में कि ये दोनों मित्र हैं। और अभी पिछले 2019 में
हाँ 2019 के आसपास ऐसी खबरें आ रही थी कि बेलारूस रसिया में मिल जाएगा फॉर्मली, ऐसी खबर आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कितने क्लोज है। तो रसिया इसको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। रसिया ने अभी कंसेशनल लोन्स और बहुत सारे इकोनॉमिक असिस्टेंट ग्रांट किया है बेलारूस को दोस्तों। और रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लेवरोव, इन्होंने मतलब ये जो माइग्रेंट इनफ्लक्स क्राइसिस है इसका जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ही ठहराया है। उन्होंने बोला कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके अलाइज द्वारा जो वॉर लड़ा जा रहा है और जो यूरोपियन यूनियन ने अरब स्प्रिंग को बैकिंग दी। अरब स्प्रिंग दोस्तों ट्यूनीसिया में शुरू हुआ था। ये एक टाइप का मतलब गवर्नमेंट ट्रांजिशन मूवमेंट था, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए एक मूवमेंट था। ट्यूनीसिया से शुरू हुआ था। ट्यूनीसिया एक छोटा सा देश है, ये ऊपर की तरफ है नॉर्दर्न पार्ट में अफ्रीका के, लीबिया और अल्जीरिया के बीच। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो अमेरिकन लेड अलाइज द्वारा मिडिल ईस्ट में जो वॉर लड़ा जा रहा है, जो यूरोपियन यूनियन ने अरब स्प्रिंग को बैकिंग दी, वहां से ये जो माइग्रेंट क्राइसिस शुरू हुआ उसका परिणाम है उन वॉर्स का। इसमें बेलारूस की कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से सपोर्ट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जो वॉर का तरीका है, कंट्रीज से बदला लेने का तरीका है, वो कितना चेंज होता जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का वॉरफेयर कितना चेंज होता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने इस घटना को भी एक हाइब्रिड अटैक बताया। माइग्रेंट क्राइसिस को एज द वॉरफेयर के रूप में देखा जा रहा है यूरोप में। तो आज जो है कंट्रीज वो ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाई नहीं लड़ती है। मतलब पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल तरीका यूज किया जाता था, कंट्रीज आर्मी और बंदूकों से लड़ाई लड़ती थी, तोपों से लड़ाई लड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज कंट्री साइबर अटैक का, केमिकल अटैक का, बायोकेमिकल और पॉलिटिकल एस्पियोनाज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी प्रोपेगेंडा फैलाना, इंफॉर्मेशन वॉर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स का यूज करती हैं। आपने अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध देखा होगा। ये नागार्नो काराबाख जो एनक्लेव है वहाँ लड़ा गया था। इस वॉर में पहली बार ड्रोन्स का यूज किया गया। मतलब ड्रोन्स का यूज तो होता आ रहा है, लेकिन एज अ कंट्री मतलब किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ एक वॉर में यूज करना ये पहली बार हुआ था। अजरबैजान ने इस युद्ध के रिजल्ट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और अपने पाले में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ड्रोन का यूज किया। ड्रोन के यूज को पहली बार देखा गया और जो कंट्रीज है दुनिया में, दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने फिर अपने ड्रोन प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट किया। अब तो आपको समझना होगा कि मतलब आज का वॉरफेयर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। और कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में जो वॉर होंगे वो साइबर फील्ड में लड़े जाएंगे और ये वॉर जो है स्पेस में भी लड़े जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये घटना समझ में आ गई होगी कि ये बॉर्डर क्राइसिस क्या है और क्यों चल रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप कमेंट में कुछ और सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और कैसे अच्छी तरीके से मतलब प्रेजेंट कर सकता हूँ चीज़ों को। धन्यवाद। जय हिंद।